हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गिग इकोनॉमी एंड सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अब देखिए, इससे रिलेटेड आर्टिकल भी हमें देखने को मिला था द हिंदू में, और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, गिग इकोनॉमी एंड सोशल सिक्योरिटी कोड। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपडेशन हमें देखने को मिला है। वैसे जो आर्टिकल पहले भी हमें देखने को मिल चुका है द हिंदू में, तो काफ़ी डिटेल में हम इस सेशन में कवर करेंगे कि गिग इकोनॉमी होती क्या है एंड सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 बेसिकली क्या था। अभी यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है सोशल सिक्योरिटी कोड से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, एज पर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 वो अमंग द फॉलोइंग विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ ए एम्प्लॉय। होपफुली फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। सेकंड स्टेटमेंट, आ माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय और एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एज अ केस मे बी। थर्ड स्टेटमेंट, अ चाइल्ड हु इज वोली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हु इज रिसीविंग एजुकेशन टिल ही अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक से तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। अभी के लिए हम टॉपिक पर चलते हैं। काफ़ी डिटेल में हम टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, हम टॉपिक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वो डेफिनेटली आप ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। अभी के लिए जो बेसिकली न्यूज़ थी, मतलब ये जो एडिटोरियल में अपडेशन हुई थी वो समझ लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बेसिकली जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए ऐसा एक बिल पास करेंगे और इस बिल का नाम क्या है, गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। और ये जो प्रोविज़न है अभी के लिए स्टेट असेंबली में जाएगा, फिर वहाँ पास होगा और आपको पता ही है बेसिक प्रोसीजर देन जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके पास जाता है ना। और ये जो गिग वर्कर होते हैं इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो देखिए बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। गिग वर्कर्स डे टू डे लिव्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीपल विद ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। अब जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको एक तरह से प्रिडिक्टेबल वेज पता होता है कि हमें हर मंथ कितनी सैलरी आनी है और एक स्टेडी रिलेशन होता है कंपनी के साथ। लेकिन जो गिग वर्कर्स होते हैं, ये इसका एग्जांपल अगर हम समझें तो आप जोमेटो या स्विगी के एम्प्लॉय को कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो जोमेटो, स्विगी, ओला या उबर के एम्प्लॉयज़ हैं, इनका जो बेसिकली वेज होता है वो डिपेंड करता है कि कितने आवर वर्क करते और कितना इनको इंसेंटिव दिया जाता है कंपनी के द्वारा, मतलब पर डिलीवरी कितना वो बेसिकली कंपनी इनको पे करती है। तो इनकी ऐसा कोई प्रिडिक्टेबल इनकम नहीं होती। अगर ये काम ज़्यादा करेंगे तो इनको ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। मतलब मान लो कि एक मंथ में इन्होंने 1 लाख कमा लिया और एक मंथ में इनका, मतलब नेक्स्ट मंथ में इनका 50,000 ही बना, थर्ड मंथ में इनका 25 ही बना। तो ऐसा कोई प्रिडिक्टेबल इनकम नहीं है और ना ही इंक्रीमेंट का कोई ऐसा प्रोसीजर है। जितना ये काम करेंगे उतना ये अर्न करेंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन। इन अ गिग इकोनॉमी टेम्परेरी फ्लेक्सिबल जॉब्स आर कॉमन प्लेस एंड कंपनीज टेंड टुवर्ड्स हायरिंग इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स एंड फ्रीलांसर इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़। अब देखिए, हमारे इंडिया में भी हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो बेसिकली गिग इकोनॉमी का, कि यहाँ पर फ्रीलांसर्स को कंपनी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट देती है, उससे कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब जो एज अ फुल एम्प्लॉय को सैलरी देनी है कंपनी ने, और वही काम अगर एक फ्रीलांसर से हो जाता है तो कंपनी का काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट होता है। और इंडिया में जो फ्रीलांसर जॉब हैं, जैसे हम देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, और अर्बन कंपनी आप कोई भी काम करवाना चाहते हो, प्लम्बिंग का करवाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो। एंड देन बिग बास्केट, स्विगी, जोमेटो और ओला, उबर, डुंजो एंड फार्मा इजी। तो गिग इकोनॉमी का बड़ा बेसिक सा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप वहाँ पर उतना ही अर्न करेंगे जितना आप वर्क करेंगे। तो एक ऐसा वहाँ पर इनकम आपकी फ़िक्स नहीं है। जैसे नॉर्मल अगर हम जॉब्स की बात करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, जो इनकम होती है वो फिक्स होती है। लेकिन जो गिग वर्कर्स होते हैं इनकी इनकम फिक्स नहीं होती है। जितना काम करेंगे उतना बेसिकली ये अर्न करेंगे। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर प्रोज भी हैं,
कॉन्स भी हैं। अब अगर कोई यहाँ पर गिग वर्कर एज अ मतलब एम्प्लॉयमेंट लेना ही नहीं चाहता परमानेंट, उसको फ्रीलांसर ही जॉब करनी है, तो डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन आज की डेट में अगर हम समझें, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, या एक ट्रेंड बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमें गिग वर्कर्स की जो कैपेसिटी है या गिग वर्कर्स बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यूके में आप कंसिडर कर सकते हो, यूएसए में कंसिडर कर सकते हो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बेसिकली गिग वर्कर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। मतलब पर आवर बेसिस पर वो बेसिकली अर्न करते हैं। और अभी के लिए हम यहाँ पर बेनिफिट्स देख लेते हैं, डाउन साइड देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा बेनिफिट है, क्रिएशन ऑफ जॉब ऑन मास स्केल। अब यहाँ पर जो कंपनीज़ होती हैं वो फ्रीलांसर को मास स्केल में जॉब पर रख लेती हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो आईटी कंपनीज़ होती हैं वो भी थर्ड पार्टी को अपना प्रोजेक्ट दे देती है ना। और वहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और एक प्रोजेक्ट बेसिस पर इंजीनियर्स को हायर करती है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वैसे ही बेसिकली उन इंजीनियर्स का काम ख़त्म हो जाता है। फ्रीलांसर जॉब क्रिएट करी जाती है मास लेवल पर। तो होपफुली जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन प्रिडिक्टेबल फ्यूचर नहीं है कोई। यहाँ पर आप ऐसा नहीं सोच कर चल सकते कि आप काम अच्छा करेंगे तो आपको कंपनी सैलरी बढ़ाएगी, या एक स्टेडी रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में। तो एक प्रिडिक्टेबल फ्यूचर नहीं है, साथ साथ सैलरी जो इंक्रीमेंट है वो हमें नहीं देखने को मिलता। कैरियर प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं करता फ्रीलांसिंग जॉब में। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर जो अगर हम डाटाबेस देखें फ्रीलांसिंग जॉब का, तो इंडिया में अभी के लिए अगर हम 7.5 मिलियन मतलब लगभग 75 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के आसपास जो बेसिकली गिग वर्कर्स देख सकते हैं। और गिग वर्कर्स का जो ट्रेंड है इन फ्यूचर के लिए बढ़ने वाला है। आने वाले 7-8 सालों में ये जो फिगर है ये 4 to 2 टाइम्स आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट बेनिफिट देखा था क्रिएशन ऑफ अ जॉब ऑन मास स्केल। सेकंड क्या है, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो बेस्ट जॉब है फ्रीलांसिंग। अगर कोई पर्सन कंटेंट क्रिएटर है तो वो नॉवल लिख सकता है या किसी कंपनी से बात करके उनका कंटेंट बना सकता है, तो फ्रीलांसिंग भी वो बहुत ही ईजिली कर पाएगा। इजी एक्सेस टू सर्विस, आपको जॉब बहुत ही ईजिली मिल जाती है। कंपनीज भी प्रेफर करती हैं कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय रखने से बेहतर है कि हम फ्रीलांसर को हायर कर लें। एंड देन प्राइस एडवांटेज फॉर कंज्यूमर। अब यहाँ पर फ्रीलांसिंग से भी जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी अर्न करते हैं, और कंपनी का भी वाइस वर्सा, मतलब बेनिफिट इसमें होता है। और डाउन साइड देखें, इनकंसिस्टेंसी इन सर्विस। मान लो कि एक मंथ काम बहुत अच्छा आया, अगले मंथ काम नहीं आया, तो इनकंसिस्टेंसी तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सेकंड, पार्टनर्स आर्म ट्विस्टेड बाय सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के जो बेसिकली कंसर्न हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड अगर मान लो कि जो पर्सन है वो ऐसा जो उसको कोई डिसीज़ हो जाती है, वो बीमार हो जाता है ना, तो उसको ऐसा हेल्थ केयर बेनिफिट्स नहीं मिलते। या कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो मैटरनिटी जो बेनिफिट्स मिलते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोले तो गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आपको पता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इवन प्राइवेट कंपनीज भी आजकल बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें, डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर विदाउट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम समवन यू ट्रस्ट। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। अब आपने तो लिख दिया कि आप फ्रीलांसिंग करेंगे, तो कंपनी आप पे ट्रस्ट कैसे करेगी? जब तक आपकी रिकमेंडेशन नहीं जाएगी किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तब तक कंपनी आपको हायर नहीं करेगी एज अ फ्रीलांसर। ना तो कंपनी का ट्रस्ट बन पाएगा, ना ही एक फ्रीलांसर का ट्रस्ट बन पाएगा ये कंपनी मेरे को टाइम पे करेगी या नहीं करेगी। तो दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट को लेकर हमेशा कंसर्न रहेगा। एंड चैलेंजेस फॉर गवर्नमेंट, हाईली अनरेगुलेटेड। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा डाटाबेस नहीं है अभी के लिए, ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डाटाबेस इसका क्रिएट किया है। अब कंसर्न आपको लास्ट में समझ में आएंगे तो डेफिनेटली आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। अभी के लिए जस्ट आप यहाँ पर समझते चलिए। लैक ऑफ पॉलिसी ऑन जॉब स्ट्रक्चर, टैक्स, प्राइवेसी, ये सब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद जो ग्रोथ है वो तो इसमें हो ही नहीं सकती। आप जितना काम करेंगे उतना आप अर्न करेंगे। फ्यू की प्लेयर्स, उबर, ओला, जोमेटो, फूड पांडा, स्विगी, तो ये कुछ फ्यू की प्लेयर्स हैं जहाँ पर हमें गिग वर्कर्स देखने को मिलते हैं।
अब यूजली होता क्या है, अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, हम जोमेटो की ही बात कर लेते हैं, जोमेटो ने अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करा है, तो वो फर्स्टली इन्हीं जो इंसेंटिव्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा खासा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब फ्रीलांसर एम्प्लॉयर्स होते हैं, गिग वर्कर्स, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। उनको लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा हम अर्न कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम्स जब कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है तो उसके अकॉर्डिंगली इंसेंटिव कम कर दिए जाते हैं। जैसे कोविड में क्या हुआ था, जो स्विगी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया। अब कोविड में आपको पता है जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल सिचुएशन की तरह नहीं थी। तो जो स्विगी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बेसिकली वर्क किया। उनको ये कहा गया था कि उनको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। साथ साथ जो इंसेंटिव है वो भी कम कर दिया गया। पहले 35 दिया जाता था, अब 10 कर दिया गया। अब होता क्या है, यूजली कोई भी कंपनी है, ऊबर है, ओला है, जोमेटो है, स्विगी है, फूड पांडा है, अगर वो प्रॉफिट बिजनेस नहीं कर रही हैं तो अल्टीमेटली उनको इंसेंटिव कम करना होगा, क्योंकि सभी कंपनी का एक ही एम होता है ना कि हम प्रॉफिट अर्न करें। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर तो बात आएगी, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक टाइम ऐसा आता है कंपनी को लगता है कि अब हमारे पास अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, अब यहाँ पर हम बेसिकली जो इंसेंटिव पहले दे रहे थे उसको कम कर देते हैं। और आज की डेट में अगर हम ओला उबर देखें तो ओला उबर पहले सिर्फ और सिर्फ टैक्सी तक ही सीमित था, है ना। आज की डेट में हम ऑटो में भी देख सकते हैं और इवन बाइक में भी हम इस तरह की फैसिलिटी देखते हैं। तो जो एक कंपनी का जो बिज़नेस एक माइंड है वो तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो गिग वर्कर्स हैं, वो इतना अर्न नहीं कर पा रहे जितना पहले करते थे। उसके बाद ओला उबर ऑफर्ड फैट इंसेंटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले स्टार्टिंग में अच्छा खासा इंसेंटिव ऑफर करते हैं, लेकिन बाद में वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। यूजली क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आपने बहुत ही मिनिमम सी सैलरी पे ज्वाइन करा, आपका स्टार्ट था, आप अच्छा काम करोगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर इस तरह का केस हमें नहीं देखने को मिलता। एंड देन यहाँ पर अगर हम बात करें रिवर्स गियर ड्राइवर हिट डाउन हिल रोड एज ओला उबर गेंड मार्केट शेयर, इंसेंटिव्स बिकम अनअट्रैक्टिव। बाद में जो इंसेंटिव्स हैं वो भी बहुत कम कर दिए जाते हैं। उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। अब जो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी, जो 2020 में हमें यहाँ पर बिल देखने को मिला था, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो ये जो वर्कर्स होते हैं गिग वर्कर्स, इनको सच यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। एलिजिबल होते हैं ये बेनिफिट्स के, लाइक एस मैटरनिटी, और उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसकी लाइफ ही चली जाती है, और एज सच यहाँ पर ओल्ड एज प्रोटेक्शन, मतलब कोई पेंशन वगैरह यहाँ पर नहीं दी जाती। जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स एंड बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर में भी दिए जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एज सच हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलते। अब ये जो एलिजिबिलिटी है ये परमानेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर गारंटी नहीं है कि ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लाइक एस कर्नाटका ने जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ चेंजेस करे थे, मतलब एक्स्ट्रा सेस आप दीजिए। जैसे आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, जोमेटो से आपने कुछ भी मंगवाया या स्विगी से कुछ भी मंगवाया तो आपसे एक्स्ट्रा सेस लिया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट करेगी तो इनको वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ा जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट को फर्स्टली क्या तैयार करना होगा, एक डाटाबेस कि कितने हमारे देश में गिग वर्कर्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स हैं वो बेसिकली प्रोवाइड करवा सकती है एज अ वेलफेयर स्कीम, लेकिन यहाँ पर गारंटी नहीं है कि इनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बात करें हम द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे संतोष कुमार गंगवार। तो इन्होंने सितंबर में इस बिल को जब रिप्रेजेंट किया तो लोकसभा में पास हो गया, देन राज्यसभा में पास हो गया था ये बिल 4 दिन के बाद। और ये जो बिल है इसमें हमें देखने को मिला था 3 बिल्स, 3 लेबर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। हालांकि इतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड है इसको रिप्लेस करा गया था 9 लॉ से, और मेनली अगर हम बात करें जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952,
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो हमारे लिए यहाँ पर डिस्कस करना है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वाला, ठीक है। तो हम इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपेयर करें गिग वर्कर को एक नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के साथ, तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें डेफिनेटली अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मान लो कि गिग वर्कर है, जोमेटो पे वर्क कर रहा है या फिर स्विगी पे वर्क कर रहा है, एक ऐसा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एक ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, तो उसको डेफिनेटली हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कोई भी इंजरी हो जाती है या कोई भी ऐसा डिसीज़ हो जाती है तो उसको डेफिनेटली ऑफ मिल जाता है ना। और यहाँ पर जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिलते हैं। कई बार कंपनीज भी ट्रीटमेंट करवाती हैं। और देन उसके बाद बात करें इनकम सिक्योरिटी। अब देखो, आप काम जैसा भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, अगर आप बहुत बुरा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप प्राइवेट सेक्टर में आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको निकाल भी दिया जाए, लेकिन जो अभी के लिए पब्लिक सेक्टर है, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर बेसिकली जो कंसेप्ट है, आपको या तो बेसिकली आपकी जो पोस्ट है उससे डिग्रेड कर दिया जाता है या फिर आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है दूसरी तरह, है ना। लेकिन गिग वर्कर्स के पास ये ऑप्शन ही नहीं है। तो इनकम सिक्योरिटी तो है अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। और ईपीएफ स्कीम, ईपीएस स्कीम, इस तरह की स्कीम हमें देखने को मिलती है। एंड सिकनेस लीव, अगर आप ठीक नहीं है तो आप लीव ले सकते हैं। लेकिन गिग वर्कर के केस में ऐसा क्या है कि अगर आप ठीक नहीं है तो आप उस दिन जितना अर्न कर सकते थे उतना अर्न नहीं कर पाएंगे, तो अगले दिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपना एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। उसके बाद मैटरनिटी लीव्स, पब्लिक सेक्टर में तो 26 मंथ तक ऑफ दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा ऑफ दिया जाता है। अगर आप एबल नहीं है वर्क करने के लिए तो आप वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हैं, लेकिन गिग वर्कर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर फ्रीलांसर में, तो फ्रीलांसर का एक ये भी सीन होता है कि अगर काम आ रहा है कंपनी की तरफ से तभी आप अर्न कर पाएंगे, नहीं तो आप अर्न नहीं कर पाएंगे। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ एंड देयर डिपेंडेंट इन द केस ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरी और डिसीज़। अगर ऐसा कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपकी जो फैमिली है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट होता है। और उसके बाद हम बात करें अभी के लिए जो कंसर्न है हमारे, गवर्नमेंट इतना कुछ नहीं कर पाई है गिग वर्कर्स के लिए। वैसे गिग वर्कर्स का बेनिफिट डेफिनेटली होता है, हर देश को होता है कि अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पर हमें बेसिकली गिग इकोनॉमी का ही कंसेप्ट देखने को मिलता है। आप पर आवर अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पर जो अदर बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते। अगर कोविड जैसी डिसीज़ इन फ्यूचर के लिए आएगी तब भी ये जो बेसिकली गिग वर्कर्स हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा अभी के लिए कोई यहाँ पर गिग वर्कर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जिससे ये वेलफेयर स्कीम इनको मिल सके। अब यहाँ पर अदर स्कीम्स का बेनिफिट डेफिनेटली उठा सकते हैं, लाइक जैसे अटल पेंशन स्कीम है, या आपको याद आ रहा होगा सुकन्या समृद्धि योजना, एंड जो बेसिकली एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है ना। तो ये अदर बेनिफिट्स जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चल रहे हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए कोई ऐसा वेलफेयर स्कीम नहीं चलाई जा रही। हाँ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अभी के लिए राजस्थान गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विल रिसीव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और लोअर कैश इन हैंड। दे आल्सो आर्ग्यू डेट नॉट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलते हैं वो गिग वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को नहीं मिलते। अच्छा, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जो बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू वर्क करते हैं, लाइक जैसे जोमेटो, स्विगी, है ना। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो होपफुली आज के टॉपिक, आज का जो सेशन था उसमें आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट आपको रिलेट करते हुए चलना है कि गिग इकोनॉमी और जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया था 2020, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव थे गिग इकोनॉमी को लेकर, गिग वर्कर्स को लेकर, और अभी के लिए वेलफेयर स्कीम के लिए हमारी गवर्नमेंट डेफिनेटली यहाँ पर एक डाटाबेस तैयार कर रही है कि कितने जो बेसिकली वर्कर हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनको हम इन स्कीम के साथ जोड़ सकते हैं। और इंडिया में
जो इनका नंबर है आने वाले 8-10 सालों में 4 to 5 मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है। मतलब 8-9 करोड़ के आसपास आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है। आज का जो हमारा क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है आपकी वो सही है। एज पर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 वो अमंग द फॉलोइंग विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय। A minor legitimate or adopted child dependent upon the employee or unorganized worker as case may be। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर 21 एज आ जाएगा, 18 नहीं आएगा। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो होपफुली आपको आज के सेशन में सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।